बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस धरती पर रहने वाली सभी जीवित और अजीवित चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो जमीन पर रहने वाली हो या फिर पानी में। हवा, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि जानवर भी पर्यावरण का ही हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इंसानों को प्रभावित करते हैं। और हम इंसान तो खुद ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी दो तरह से। एक तो पेड़ पौधे काटकर और साथ ही साथ प्रदूषण फैलाकर। आज पर्यावरण दिवस कृषि विशेष में बात होगी इस बार के पर्यावरण दिवस थीम के बारे में, और साथ ही साथ उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर भी आपको हम जागरूक करेंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। प्रकृति को अगर करीब से जानने का प्रयास करेंगे तभी जाकर आप और हम समझ पाएंगे इसमें छिपे नायाब तोहफों को। जी हाँ, इसके लिए जरूरी है प्राकृतिक संपदाओं के प्रति झुकाव और लगाव। तो आइए इनके बारे में भी कुछ और अहम जानकारियां हम हासिल करते हैं। प्रकृति ने इस धरा को न जाने कितने नायाब तोहफों से नवाजा। नदियां, समंदर, पर्वत श्रृंखलाएं, वृक्ष, वनस्पति, मोहक फूल, जीव जंतु और मानव सभ्यता, इन्हीं सब से मिलकर बना धरती पर जीवन चक्र, जिसमें समय काल और परिस्थितियों के अनुसार कई बदलते रूप देखे गए। आदम युग से आधुनिक युग तक प्रकृति और पर्यावरण ने सम विषम हर दौर को देखा और उसके अनुसार अपने आप में बदलाव किए। हमारे जो देश में अभी जो पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण हमारी जैसे मृदाएं हैं, हमारा जो जल स्तर का है, हमारी जो नदियां हैं, हमारी जैसे और जलाशय हैं, इन पे नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। जैसे हम मिट्टियों की सेहत की बात करें तो जो अधिक तापमान के कारण उसमें जो हमारा जैविक कार्बन है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और उसके कारण हमारे जितने भी हमारे चाहे पौधे हो, हमारी चाहे फसलें हो, हमारा जो जितने भी हमारी चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें या हमारे जैसे न्यूट्रिशनल फूड की बात करें, वो सभी की क्वालिटी पे एक नकारात्मक प्रभाव देखा गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। और दूसरी तरफ यदि हम पानी की उपलब्धता की बात करें तो हमारे देश में अभी बहुत सारी जगह पानी की कमी पाई गई है। अभी एक और जो बात है हमारे जैसे बरसात का, हम यदि टोटल पर्सपेक्टिव में देखें तो बरसात तो उतना ही हो रहा है, लेकिन उसका जो समय है वो परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारे जो हम चाहे अपने वन विभाग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हम किसी भी पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसके लिए वो उपयोगी कम सिद्ध हो रही है और नकारात्मक ज़्यादा हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा, अभी किसान की फसल तैयार होने पे बहुत अधिक अचानक बारिश होने के कारण बहुत सारा नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको एकदम विजिबल, जो हमारे जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट हमारी जो भौतिक संपदाओं पे देखने को मिल रहा है। जब देश दुनिया तकनीकी विस्तार की ओर बढ़ रही है तो कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है पर्यावरण और जीवन चक्र का संतुलन, जिसे बनाए रखना इस पीढ़ी की बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे बात नदियों के संरक्षण या सफाई की हो या फिर जंगलों के विस्तार की हो बात, भूजल स्तर को बढ़ावा देने से लेकर वनस्पतिक सुरक्षा या विलुप्त होते वन्य जीवों के संरक्षण का विचार। शहरों का विस्तार भी अब शहरी प्रदूषण को बढ़ा रहा है, जिसके लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। कचरा प्रबंधन, सीवर की सफाई
और शहरों से होकर जाने वाली नदियों की सफाई, इन सब पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी वाहनों में हॉर्न की डेसिबल क्षमता से लेकर ई व्हीकल के जरिए उनके धुएं से होने वाले प्रदूषण को भी रोकने का काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कई तरह के कैंपेन सरकार की तरफ से समय समय पर चलाए जाते हैं। मगर इन सब के फायदे का असर उस दिन से शुरू हो पाएगा जिस दिन हर कोई, शहरी हो या ग्रामीण, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का जिम्मा उठाकर देश और पर्यावरण के विकास में पूर्ण योगदान दें। का शहरी प्रदूषण में जो मेन चीज़ है आपका, एक सॉलिड और एक लिक्विड, दो तरह के हमारे सबसे ज़्यादा वेस्ट आ रहे हैं। और वेस्ट में जैसे अभी आप देखेंगे हमारे जैसे दिल्ली के पास यमुना में हम देखें, या हमारे और जलाशय देखें, या हमारे नदी नालों, कहीं पे भी जहाँ भी सिटी के पास आप ये सब चीज़ें यदि देखेंगे तो आपको एक विजिबल इम्पैक्ट उनका दिखेगा कि कुछ न कुछ वहाँ प्रदूषण हो रहा है। उनका कलर है जो जैसा नेचुरल होना चाहिए वो नहीं है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कोई न कोई पॉल्यूटेंट, वो चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी नेचर का है, वो उसमें मिक्स हो रहा है। तो हमारा जो शहरी लेवल पे, क्योंकि शहरी में क्या है, आपका पॉपुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका वेस्ट जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही, आपका वेस्ट भी उसी मात्रा में प्रोपोर्शनली आपका अधिक होता है। तो हमारा ये इसके लिए ये प्रयत्न होना चाहिए। जैसे सॉलिड के लिए अभी बहुत सारा गवर्नमेंट और बहुत सारा प्रयास कर भी रही है कि जो वेस्ट आ रहा है उसको भाई सेग्रीगेशन करें, अलग अलग करें, और जो भी हमारा डिग्रेडेबल पार्ट है उसका कंपोस्टिंग बना रहे हैं, उनको कंपोस्ट बना के हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हम डाइवर्ट करें। कृषि विशेष कार्यक्रम में हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत। एक सफर जिसकी नींव रखी गई वर्ष 1972 में, लेकिन आज विश्व भर में इस दिन को मनाया जा रहा है। इस बार के पर्यावरण दिवस की क्या है थीम, किस तरह से इससे जुड़े काम हो रहे हैं, और आखिर पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, आइए इसी से जुड़ी जानकारियां अब हासिल करते हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी गई, जिसके बाद 1973 में केवल एक पृथ्वी थीम को केंद्र में रखकर पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से लेकर अब तक हर वर्ष एक नए विषय और एक नए मेजबान देश द्वारा इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का संयुक्त आयोजन कोटे डी आइवर और नीदरलैंड कर रहा है, जिसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान रखी गई है। तो प्रत्येक वर्ष ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1972 में इसकी घोषणा हुई थी और पहला पर्यावरण दिवस 1973 से अभी तक मनाया जा रहा है।
इस बार का जो थीम है वो प्लास्टिक पोल्यूशन पर आधारित है और इसमें सरकार ने निर्णय किया है कि इसको पर्यावरण शैली, जिसको प्रधानमंत्री जी ने COP26 2021 में घोषणा की थी, उसी के आधार पर इसको मनाया जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है जिसका समाधान आज पूरी दुनिया खोज रही है। इसकी वजह से ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराई तक प्रभावित हो रही है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ जिसको पूर्ण रूप से नष्ट कर पाना आज भी संभव नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज वैश्विक स्तर पर अनुमानित 1,90,00,000 से 2,30,00,000 टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष झीलों, नदियों और समुद्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ विश्व भर में मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक के जो उत्पादन से लेकर के और उसका जो रिसाइकलिंग है, उसमें जो GHG उत्सर्जन हो रहा है, उसके कारण से जलवायु परिवर्तन होता है। ये अभी भी जो लगभग 90% से अधिक प्लास्टिक है वो डंप यार्ड में चली जाती है, जिसका कोई रिसाइकलिंग नहीं होता और अल्टीमेटली वो सॉइल को और पानी को कंटेमिनेट करती है। और उसी के कारण जैसे जैसे ये प्लास्टिक वातावरण में सूर्य के किरणों से इसका संबंध होता है, तो ये माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाती है। माइक्रोप्लास्टिक हम उसे कहते हैं जो 5 मिलीमीटर से कम के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं और फिर ये माइक्रोप्लास्टिक नैनो प्लास्टिक में भी बदलती जाती है। फिर उसका और अधिक टुकड़ों में परिवर्तन हो जाता है और वो बहुत बारीक कण उसके बन जाते हैं, जिससे वो एक फूड चेन के अंदर वो आ जाती है ये। और इसी कारण से ये हमारी फूड चेन के अंदर ये प्लास्टिक जो है आती जा रही है। तो ना इससे सोइल कंटेमिनेट हो रही है, वाटर कंटेमिनेट हो रहा है और ये जो प्लास्टिक है वो ओशियन में भी या समुद्र में भी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक फूड चेन के अंदर आ जाती है तो वो हमारे ह्यूमन लाइफ को भी, उसकी हेल्थ को भी प्रभावित करती है। बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो यहाँ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2030 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने का आह्वान किया, जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बांस के, कागज और कपड़े से बने थैलों के प्रयोग पर जोर दिया गया और आज सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार से दूर हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमारे बहुत सारे व्यक्तियों का और जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे साथ कविता अशोक जी हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका पर्यावरण के लिए क्या प्रयास चल रहा है। मैम बताइए। नमस्कार, मैं पर्यावरण से 2008 से जुड़ी हूँ और मुझे इंस्पिरेशन ऐसे मिली है कि मुझे लगा कि हम इस धरती का हम क्या कर रहे हैं, मानव ने इसका जो है ना पूरा काम ख़राब कर रखा है, अगर सरल शब्दों में कहें तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना एक ऐसी मुहिम चलाऊं, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ूं और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करूं कि आइए पर्यावरण को साथ मिलकर हम बचाएं। एक ऐसा कैंपेन जो मेरे दिल के बहुत करीब है और 2019 से हम उसको अपनी NGO में चला रहे हैं, वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक बैग, से नो टू स्ट्रॉज, हर तरह के प्लास्टिक टॉयज़ को मत यूज़ करिए क्योंकि ये टॉक्सिक है। ऐसा संदेश हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमारी थ्योरी ये है कि 1-on-1 लोगों से बातें करें। जैसे अभी हम पार्क में हैं, मार्केट्स में हैं, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस पे जब हम बात करते हैं तब मुझे लगता है लोग ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भाषण सब देते हैं मगर मुझे लगता है लोगों से कनेक्टिविटी जो है 1-on-1 में ही आती है। तो ऐसे करके हमारे जो प्रयास हैं काफ़ी सफल हो रहे हैं।
इसके साथ साथ भारत सरकार ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम के द्वारा भी शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करके उसका इस्तेमाल तरह तरह के कार्यों में उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे सड़क निर्माण में इसका प्रयोग मुख्य रूप से हो रहा है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में किया गया सड़क निर्माण कार्य है, जिसके लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का ही उपयोग किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल में हमने एक वेस्ट टू वेल्थ मिशन शुरू किया है। उसके अंतर्गत ये जो हमने एग्जाम्पलीफाई किया कि ड्रेन्स को हम कैसे क्लीन करें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है और इसको देखते हुए कि इसकी कितनी हमें सक्सेस मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको और कई जगह बढ़ा पाएंगे और इसको भी कंटिन्यूसली हम जो अथॉरिटीज़ हैं यूज़ करेंगी। तो हमारे ऑफिस का यही उद्देश्य है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह लाकर पूरे समाज में इसका जो लाभ है दे सकें। सो इट्स अ ग्रेट moment that we are launching a new phase of cleaning the drains using this amphibious technology. इन कार्यक्रमों के अलावा गैर सरकारी संगठन भी प्रसिद्ध संस्थानों से जुड़कर पर्यावरण को साफ रखने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमती माला रॉय, जिन्होंने IIT मुंबई के साथ मिलकर एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया जिससे ऊर्जा उत्सर्जन में कमी आएगी और ये वातावरण को सुरक्षित बनाने में भी काफी मददगार या कहीं काफी कारगर है। इसके कारण इसका इस्तेमाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से लेकर भारतीय रेल के कोच में भी किया गया है। हमारा भविष्य हमारा पर्यावरण। पर्यावरण सप्ताह के उपलक्ष्य में आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, जो एक छोटी सी जर्नी है, पर इस जर्नी का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस क्लाइमेट समिट में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारे देश की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था कि हम भारतीय 2030 तक हम अपने देश के कार्बन फुटप्रिंट को 2005 लेवल पे लेके आएंगे। सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व एक ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहा है और आप सब जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए नहीं, बट हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, इस पे हर नागरिक का क्या प्रयास है, हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिसर्च है जो आज एक सॉल्यूशन के रूप में कूल रूफ सॉल्यूशन है, इसको अब सभी मैंने डिफरेंट स्टेट्स भी एक पॉलिसी के रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है और ऑल्सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि कूल रूफ इज़ अ सोल्यूशन फॉर द अर्बन हीट एंड ऑल्सो द हीट प्रोटेक्शन। इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रिसर्च हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इस सॉल्यूशन के द्वारा, इस कूल रूफ सॉल्यूशन के द्वारा ना हम सिर्फ पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट हम अपने दिनचर्या में भी इसको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। अ सिंपल सॉल्यूशन, कूल रूफ एंड यू लाइफ कैन बिकम कूल। जैसे आपने इस कोटिंग को लगाया, आपने इस सॉल्यूशन को अपनी छत पे 1 कोट लगाई, उसके बाद आपने 2 कोट लगाए, तो आपकी जो सतह का जो टेम्परेचर होता है वो आपका, जिससे पीक समर है, जब हम बोलते ओ माय गॉड 45 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय हमारे छत का जो टेम्परेचर होता है वो होता 60 to 62 डिग्री। उस 62 डिग्री को, इस पेंट को 2 सतह लगाने से आप 16 से लेके 20 से लेके 28 डिग्री तक ड्रॉप कर सकते हैं। जिस समय ये टेम्परेचर आपका ड्रॉप होता है तो आपकी जो ऊपर जो घर की जो छत है, छत का तो आपका टेम्परेचर कम होगा, पर उसके साथ ही आपका ये जो सरफेस है जिसको आप जिसके अंदर आप अपने हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी आपका 15 डिग्री ड्रॉप हो जाता है। तो जिस समय ये टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंजम्पशन है, जो आप AC यूज़ करते हैं 18, 19, 20, 21, आपको उसको ड्रॉप करने के लिए 20 यूनिट कम करनी पड़ती, वो आपकी कम होकर 10 से 12 हो गई थी। इट इज़ अ सिंपल, हियर यू आर सेविंग द एनर्जी, सो नेचुरली यू आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। यदि आज देश का हर नागरिक देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आता रहे और नित नए नवाचारों के माध्यम से अपना योगदान देता रहे,
तो भविष्य में सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण का स्वप्न निश्चित ही पूरा होगा। कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पर देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रकृति और कृषि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति का संतुलन ही तय करता है कि किसान की फसल कितनी उपज देगी। चाहे बारिश हो, भूमि हो, भूजल हो या फिर मित्र जीव, ये सभी मिलकर एक उन्नत कृषि का रास्ता बनाते हैं। लेकिन आज के समय में बढ़ती हुई अनाज की मांग और साथ ही साथ बढ़ते हुए रसायनों के उपयोग ने इस पर उल्टा प्रभाव डाला है। तो कैसे पर्यावरण और खेती को संतुलित किया जाए, आइए जानते हैं। भारत में कृषि करने के तरीकों में लगातार परिवर्तन होता आ रहा है। आज तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादों से जुड़ी कई समस्या होने के आसार हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में कृषि के परंपरागत तरीकों को त्याग कर नए आधुनिक तरीकों को अपनाया गया है। प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने के लिए गहन कृषि प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। वन भूमि और अन्य खाली भूमियों का प्रयोग भी कृषि करने के लिए किया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। गहन कृषि के फलस्वरूप भू उत्पादकता और भूजल स्तर में निरंतर कमी देखी जा रही है। कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन वन एवं चारागाह क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण कीटनाशकों का प्रयोग है, जिसके कारण कृषि मित्र जीव के साथ साथ मृदा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसकी उर्वरता और उपज क्षमता प्रभावित हो रही है। वहीं बांध और नहरों के कारण भी भूमि क्षारीय और बंजर होती जा रही है। कृषि विस्तार कहीं न कहीं वन्य जीवों को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और भरण पोषण के लिए अब वन्य भूमि का भी इस्तेमाल खेती के लिए किया जा रहा है, जिससे जीव जंतु का पलायन और उनका जीवन चक्र भी प्रभावित हो रहा है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल खेती के लिए किया जाए, जैसे कि जैविक खाद, गोबर खाद और खेती को जितना संभव हो प्राकृतिक खेती को आगे लेकर चलने का प्रयास किया जाए, जिससे जीव जंतु और कृषि के बीच का संतुलन बना रहे और प्रकृति का प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन को प्रभावित न करे।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, उसे सुरक्षित बनाने के लिए हम किस तरह से अपना दायित्व निभा सकते हैं, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी ddkrishivishesh@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।